सुहागरात की रात ही मेरी बीवी मर गई। मेरे सास ससुर ने मुझे जेल पहुंचा दिया। इनका कहना था कि मैं उनकी बेटी के साथ जुल्म किया होगा। कुछ महीनों बाद मैं जेल से बाहर आया। फिर मैंने दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी बीवी भी सुहागरात की रात ही मर गई। मेरे घर की नौकरानी ने कहा कि मेरी अपाहिज बेटी से शादी कर लो, इससे कोई शादी नहीं करता, और इसकी अपाहिज बेटी से शादी कर ली। शादी की रात जब मैं कमरे में जाकर घूंघट उठाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम मयंक है। मैं कानपुर शहर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था। मेरे पापा के मरने के बाद मैंने सब बिजनेस संभाला हुआ है। एक दिन ऑफिस से निकलकर मैं घर की तरफ ही जा रहा था कि सड़क के दाएं तरफ एक जवान और खूबसूरत लड़की भीख मांग रही थी। दिखने में वो भिखारी बिल्कुल नहीं लग रही थी, वो तो अच्छी पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान की लग रही थी। मेरे दिल ने कहा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी उसके पास रोक ली और गाड़ी से उतरकर उससे भीख मांगने की वजह पूछी। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें भर आई। वह कहने लगी, मेरी माँ के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। इस लड़की ने बताया कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इलाज करवाने के भी पैसे नहीं हैं। मैं जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाया और हम उसकी माँ के पास गए। वाकई उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब थी। मैं प्राइवेट अस्पताल में उसको दाखिल करवा दिया और अपने जेब से उसका सारा इलाज करवाया। 2 दिन बाद उसकी माँ बिल्कुल ठीक हुई तो मैं उसे खुद उसके घर छोड़ दिया। वो लड़की बहुत खुश थी, वह बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। उसने अपना नाम मुस्कान बताया था। मुस्कान का अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी मासूमियत मुझे बहुत पसंद आई थी। उसे देखकर मेरे दिल को कुछ कुछ होने लगा था, इसलिए मैंने उसे अपनी ऑफिस में जॉब दे दी। 2-4 मुलाकातों में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई। दिन ब दिन मेरी बेकरारी मुस्कान के लिए बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैंने मुस्कान को अपने दिल की बताने का सोचा। फिर 2 महीने के बाद ही मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात पर वह हैरान हो गई थी, लेकिन अगले ही पल खुश भी हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे जैसा पैसा वाला आदमी उस गरीब मामूली सी लड़की से शादी भी करना चाहता है। उसकी माँ को भी कोई परेशानी नहीं हुई, वह भी बहुत खुश थी। उनका कहना है कि वो भी अपने फर्ज से मुक्त हो जाएगी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मेरी एक बड़ी बहन थी, इसलिए बड़ी बहन से कहकर मेरा रिश्ता करवाने भेजा था, मगर उसने आकर कहा कि उन लोगों की डिमांड बहुत है। उनका कहना था कि तुम्हारे भाई मेरी बेटी से तभी शादी करेगा जब वह अपने मेरी बेटी के नाम अपने आधी जायदाद करेगा। वह वैसी औरतें नहीं हैं जैसे तुम इन्हें समझते हो। मुझे दीदी की बात पर यकीन नहीं आया। मैं सीधे मुस्कान के घर पहुंच गया। मैं सोचा कि मैं खुद उनसे मिलकर बात करूंगा। अगर वह चाहती है कि मैं अपनी आधी जायदाद मुस्कान के नाम करूं, तो मैं ये भी करने के लिए तैयार था, क्योंकि मुस्कान के बिना रहने की मैं सोच भी नहीं सकता था। हो सकता है उसकी माँ को मुस्कान की फिक्र थी कि कहीं मैं उसे मुश्किल घड़ी में छोड़ ना दूँ। मैंने सामने देखा तो उनके दरवाजे पर ताला लगा था। मैंने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो लोग किराए में रहते थे और कल ही हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले गए हैं। वह लोग हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे। मैं हैरान और परेशान था। अगर उसको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों बोली थी? अगर राजी हुई थी तो फिर ये शहर छोड़ने का क्या मतलब था? मेरी दीदी कहती है कि कुछ लोग इस काबिल ही नहीं होते कि इन्हें उनकी उम्मीदों से बढ़कर इन्हें दिया जाए। तुम्हारा दिल साफ है और तुम हर किसी को अपनी तरह समझते हो, हर किसी पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हो। सब लोग ऐसा नहीं होते जैसा तुम समझते हो। उस लड़की को तुमसे भी ज़्यादा अमीर लड़का मिल गया होगा, इसलिए वो यहाँ से चली गई है। मेरी दीदी ने कहा, देखना मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी और सुंदर लड़की लेकर आऊँगी। तुम उस लड़की को भूल जाओ। मैंने भी दीदी की बात मान ली, क्योंकि वह मेरी माँ समान थी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुस्कान ने मुझे ही तोड़ दिया था, मुझे धोखा दिया था। लड़कियां तो मेरे पीछे दीवानी थी, मुझे खुद शादी के लिए प्रपोज करती थी, लेकिन मैं अपनी बीवी के रूप में एक साधारण सी लड़की चाहता था और सच्ची मोहब्बत देने वाली। वह लड़की मुझे मुस्कान नजर आई थी और इसलिए मैं उसी पर फिदा था। मैंने मुस्कान को तलाश करने में ज़मीन आसमान एक कर दिया।
लेकिन ना जाने वो दुनिया के किस कोने में छुप गई थी। वक्त गुजरता रहा और अब 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन मुस्कान न मिली। फिर एक दिन दीदी ने कह दिया, अब मैं तुम्हारी शादी करके ही रहूंगी। आखिर कब तक दुख मनाते रहोगे? साथ निभाने वाले ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जाया करते। मैं और तुम्हारे जीजा कब तक इस घर में रहेंगे? अब तुम शादी कर लो ताकि मैं भी अपने घर जा सकूं। आखिर तक कब तक यहाँ पर पड़ी रहूंगी? मेरी बड़ी बहन मेरा बहुत ख्याल रखती थी, जिंदगी के हर मोड़ में मेरा साथ दिया था। मेरे पापा ने 2 शादियां की थी। पहली शादी घर वालों की मर्जी से और दूसरी शादी अपने पसंद से। मेरी दीदी मेरे पापा की पहली बीवी की बेटी थी। वह मुझसे 7 साल बड़ी थी और मैं दूसरी बीवी से था, जिसे पापा ने पसंद की शादी की थी। और जिस दिन पापा मेरी माँ को अपने घर लेकर आए थे तब मैं 3 साल का था। पहले तो दादा ने पापा पर बहुत गुस्सा किया था, मगर जब देखा कि मेरी माँ ने इन्हें इस घर का वारिस दिया है तो उन्होंने मेरी माँ को स्वीकार कर लिया था। अभी मैं और मेरी माँ वहीं रहने लगे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे अपने खानदान वालों से प्यार मिलता गया। दादा दादी पापा बुआ सब मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर मेरी दीदी मुझसे बहुत चिढ़ा करती थी। वह कहती थी कि तुम तो बहुत मनहूस हो, जब से तुम आए हो सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे आते ही सब मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। दीदी की इस बात पर मैं पापा से शिकायत लगाया करता था और पापा कहते हैं कि तुम दोनों बहन भाई हो, बस तुम दोनों की माँ अलग अलग है तो क्या हुआ, मगर तुम दोनों मेरी ही औलाद हो। अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहोगे तो लोग कहेंगे दोनों बच्चे कितने बदतमीज हैं। मैं पापा से कहती कि मैं दीदी से नहीं लड़ता, वही मुझसे झगड़ा करती है। और मेरी माँ भी मुझे यही कहती है, कोई भी औरत चाहे वह घर के अंदर हो या घर के बाहर, उसकी इज्जत करना चाहिए। और तुम्हारी दीदी तुमसे बड़ी है, कभी वह कुछ कह दे तो तुम चुपचाप उसका कहना मान लेना और कभी इससे बहस मत करना। अच्छे बच्चों की यही निशानी होती है। बहनें तो बहुत प्यार करने वाली होती हैं। मम्मी की बात सुनकर मैं दीदी से सॉरी बोल देता था और कहता था कि ठीक है, अब मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। मेरी यह बात सुनकर पापा बड़ा प्यार करने लगते और दीदी पांव पटकती हुई कमरे से चली जाती थी। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया और जब एक दिन मेरी माँ सीढ़ियों से गिरी और उनके सर पर गहरी चोट लगी, जिसके बाद वह तो तीसरे दिन वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं अब 12 साल का हो चुका था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मौत हमारे घर का रास्ता देख लिया हो, क्योंकि अगले 2 साल में दादा और दादी भी चले गए थे। अब पापा बिल्कुल टूट कर रह गए थे और मेरी बड़ी माँ से कहने लगे कि अब घर को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वह पापा के सामने मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी और जब पापा कमरे से चले जाते तो मुझसे कहती थी कि तुम मेरी सौतन की औलाद हो, अपनी माँ के साथ ही मर जाते तो अच्छा होता। हमारे घर को तुम दोनों की नज़र लग गई है। पहले कैसे हमारे घर में खुशियाँ हुआ करती थी। तुम लोगों का मनहूस साया जब से इस घर में पड़ा है, खुशियाँ भी इस घर से टूट चुकी है। मैं सोचता कि मेरा क्या कसूर था। क्या मैं सच में मनहूस हूँ? क्या सच में हमारे यहाँ आने से घर खाली हो गया है? मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का चेहरा आ जाता था। वह कैसे रोती रहती थी, पापा से कहती रहती थी कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कभी कोई मेरे कपड़ों को काट देता है, कभी खाना बनाती हूँ तो नमक तेज हो जाता है और कभी खाना जल जाता है। ये कैसे हो जाता है? मेरे पापा मेरी माँ को समझाया करते थे कि यह सब तुम्हारा वहम है। मेरी माँ कहती, जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है। लेकिन मेरे पापा ने मेरी माँ की एक न सुनी। मगर मुझे अपनी माँ की बातों पर यकीन था। इस घर में ऐसा कौन था जो मेरी माँ को तंग कर रहा था? मैं जानना चाहता था। लेकिन तभी इन दिनों अचानक मेरी माँ की डेथ हो गई थी। वह सीढ़ियों से कैसी गिरी समझ नहीं आया था। सब ने कहा था कि मेरी माँ दिमागी मरीज हो गई थी। किसी का कुछ नहीं गया था। सब अपने अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए थे और मेरी ज़िंदगी जैसी रुक सी गई थी। मेरी माँ तो चली गई थी और उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। पापा ने मुझे बड़ी माँ यानी मुझे मेरी सौतेली माँ के हवाले कर दिया था। वह अपने बिजनेस को देख रहे थे पर मुझे कोई नहीं संभालता था। मैं नौकरों के सहारे पर था, वह भी अपनी मर्जी करते थे। मेरे को कोई नहीं पूछता था, किसी को कोई मतलब नहीं था। नौकर भी अपनी मनमानी करते, जब चाहते खाना दे देते थे, जब चाहते नहीं देते थे। मैं भूखा उनके पीछे पीछे रोता हुआ फिरता रहता था।
जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी उसी दिन मेरी खुशियाँ भी उन्हीं के साथ चली गई थी। अब मैं स्कूल से कॉलेज में पहुँच चुका था। अब मेरी दीदी की शादी हो चुकी थी। इसके बाद भी वह यहीं हमारे घर में रहती थी। मेरी सौतीली माँ उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहती थी। और फिर एक दिन रोड एक्सीडेंट में पापा और मेरी बड़ी माँ की मौत हो गई। वह दोनों रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। मेरे पापा के मरने के बाद सब बिजनेस मेरी दीदी और जीजू ने संभाल लिया। फिर एक दिन पापा के वकील से पता चला कि पापा ने वो सब कुछ पहले ही मेरे नाम पर कर चुके थे। मेरी दीदी को पापा ने शादी के वक्त इनका हक दिया था, लेकिन इस बात का मुझे पता नहीं था। और फिर धीरे धीरे दीदी का रवैया भी मेरे साथ ठीक हो गया। मैं अब बहुत खुश था। दुनिया में मेरा था ही कौन। मेरी दीदी से प्यार मिला तो मेरे अंदर जैसे खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। मेरी दीदी भी कहती थी कि बड़ी बहनें माँ समान होती है। मुझे कहा करती थी कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं बहुत खुश हो गया। अब मैं अपना पढ़ाई अच्छे से जारी रख सकता था। एक दिन मेरी दीदी ने कहा, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं और तुम्हारे जीजा जी यहीं रहेंगे। मैंने कहा, दीदी आपको यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप दोनों यहीं रहें। मेरी दीदी ने कहा, क्या पता कल को तुम्हारी बीवी आ जाएगी और वह मुझे इस घर में बर्दाश्त ना करे तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे सास ससुर क्या बोलेंगे। इतने साल जिस भाई के घर में रही उसे ने घर से निकाल दिया। तो तुम ऐसा करो, घर मेरे नाम कर दो। मैंने कहा, दीदी यह कौन सी बड़ी बात है। यह घर जितना मेरा है उतना आपका ही है। यह घर आपका नाम कर दूंगा। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई। वक्त गुजरता गया। मैं अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर ऑफिस जाने लगा और पापा का बिजनेस संभाल लिया। और फिर दीदी ने अपनी पसंद से मेरी शादी एक लड़की से कर दी। शादी की रात जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, मेरी बीबी की तबीयत खराब हो गई। मैं जल्दी से लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन वह मर चुकी थी। मेरे सास ससुर सभी वहीं अस्पताल आ गए थे। मेरे ससुर ने मुझे थप्पड़ मारा था और उन्होंने पुलिस बुला ली थी और मुझे पुलिस पकड़कर जेल ले गई थी। उनका कहना था कि उनकी बेटी को मैंने ही मारा है। बड़ी मुश्किल से 4 महीने के बाद मेरे जीजा जी ने मुझे जेल से छुड़ाई। धीरे धीरे मैं ये हादसे को भूल गया था। हालांकि मुझे इसे भूलने में काफ़ी वक्त लग गया था। और फिर ज़िंदगी धीरे धीरे रूटीन पर आ गई थी। फिर मुझे मुस्कान मिली, मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। फिर अचानक से वह भी गायब हो गई। मैं उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया था। उसे दिन रात दीवानों की तरह ढूंढा, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। इसके कारण मैं बिल्कुल टूट गया था। अब तो मुझे लगने लगा था कि सच में मैं मनहूस हूँ, सबकी खुशियों को खा जाता हूँ। मेरी दीदी ने मुझे बहुत समझाया, मुस्कान को भूल जाओ, वह बहुत धोखेबाज और लालची लड़की थी। मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की लेकर आऊँगी और तुम्हारी बीबी बनाऊँगी। देखना, वह तुम्हें बहुत प्यार करेगी और तुम्हारी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। मैं भी धीरे धीरे मुस्कान को भुलाने की कोशिश करने लगा था। मेरी दीदी ने मुझे बहुत संभाला था। धीरे धीरे ज़िंदगी रूटीन पर आने लगी थी। और फिर मेरी दीदी की पसंद से मैंने दूसरी शादी की, उनकी एक दोस्त की बेटी से कर ली। मगर हैरत की बात थी कि शादी की रात मेरी दूसरी बीवी भी मर गई। मैं बहुत दुखी था क्योंकि दूसरी बार था। अब तो कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं थी। और मैं भी मेरी दीदी से साफ साफ कह दिया कि मुझे शादी ही नहीं करनी, बल्कि मैं यह देश छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी दीदी ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगी कि तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। मेरा एक ही तो भाई है और तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था। 30 साल की उम्र में ही मैं बहुत कुछ देखा और सह चुका था। मैं अपने देश से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मेरा दिल अब यहाँ बिल्कुल नहीं लगता था। फिर एक दिन मेरे ऑफिस में एक बूढ़ी औरत आई। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। वह मेरे पैरों में गिरकर रोते हुए मुझसे बोली कि मेरे घर 2 अपाहिज लड़कियां हैं, तुम इससे शादी कर लो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं बूढ़ी लाचार औरत अब उनका और सहारा नहीं बन सकती। मेरे जाने के बाद पता नहीं मेरी अपाहिज बच्चों का क्या होगा। तुम उनका सहारा बनोगे तो ऊपर वाला तुम्हें उसका फल जरूर देगा। मुझे इस बूढ़ी औरत पर तरस आ गया और मेरे बहुत सोचने के बाद हाँ कर दी और फिर उससे शादी कर ली। शादी के बाद मैं उन्हें अपने दूसरे घर लेकर आया। वह दोनों का घूंघट हटाया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी पहली दोनों बीवियां थी। लेकिन उनके आधे शरीर जले हुए थे और दिखने में बहुत ही भयानक लग रहे थे।
वह तो मर चुकी थी, लेकिन जिंदा कैसे हो गई थी? मैं हैरान था। जब उस बूढ़ी औरत ने अपने चेहरे से मास्क उतारा तो मैं उनका चेहरा देखने लगा। वह तो मेरे घर में काम करने वाली नौकरानी थी, जिन्होंने माँ के जाने के बाद मुझे संभाला था। वह नौकरानी बहुत वर्षों से हमारे घर में काम करती थी। मैं उन्हें मौसी कहता था। और फिर वह अचानक से कहीं चली गई थी। मैं हैरान था और अपनी दोनों बीवियों को देखकर परेशान भी। मैंने मौसी से पूछा, यह सब क्या है और यह जिंदा कैसे हुई? यह तो मर चुकी थी। मौसी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। मौसी ने कहा कि जब तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ को घर लेकर आए थे तो तुम्हारी सौतेली माँ ने स्वीकार नहीं किया था। वह इन्हें दिमागी तौर पर मरीज बनाने पर तुली हुई थी और फिर धीरे धीरे उसे दिमाग के मरीज बन चुकी थी। उस दिन अगर तुम्हारी माँ बच जाती तो सब कुछ सच्चाई पता चल जाती। और ये सब तुम्हारी सौतीली माँ कर रही थी। तुम्हारी माँ को अंदर ही अंदर ख़त्म करना चाह रही थी। इसके बाद तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी थी। फिर तुम्हारी सौतीली माँ और बहन तुम्हें ख़त्म करना चाहती थी। तुम्हारे खाने में कुछ न कुछ मिला कर दिया करती थी। मैं उन्हें बदल देती थी। मैं अब सब कुछ बड़े साहब को बताना चाहती थी। मैं जब भी उनके पास जाती तो कोई न कोई उसके पास होता। फिर तुम्हारी बड़ी माँ और तुम्हारे पापा की डेथ हो गई थी और सब कुछ तुम्हारी दीदी ने संभाल लिया, जिस पर तुम्हें अंधा यकीन है। मगर वह ऐसे नहीं है जैसे तुम उन्हें समझते हो। उसने जानबूझकर यहाँ रहने का फैसला किया ताकि वह धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ छीन सके। जब उसे पता चला कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर है, उसे अब कुछ नहीं मिलने वाला, तो दोनों मियाँ बीबी ने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करती जाए और तुम सब कुछ छोड़कर दूसरे देश चले जाओ और दोबारा शादी भी ना करो। जिस लड़की को तुम पसंद करते थे वह लड़की खुद नहीं भागी थी। तुम्हारी दीदी ने मुस्कान से कहा था कि अगर तुम यह शहर छोड़कर नहीं जाओगी तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए चुपचाप तुम यह शहर छोड़कर भाग जाओ और यह बात तुम कभी भी मयंक से नहीं कहोगी, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मुस्कान की माँ ने कहा कि बेटी, तुम ऐसा मत करो, यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो तुम्हारे दीदी ने कहा कि बुढ़िया, तुम अपने औकात में रहो, घर के फैसले सिर्फ मैं ही करती हूँ। मयंक ने मेरे माँ बाप की सारी जायदाद अपने नाम कर लिया है। मैं उससे सब कुछ छीन कर रहूँगी। उसे इतनी तकलीफ़ दूंगी जितनी तकलीफ़ मुझे और मेरी माँ को हुई थी। मरते दम तक उसे चैन से रहने नहीं दूंगी। फिर जब तक तुम्हारी शादी होती तो शादी की पहली रात दूध में दवा मिलाकर तुम्हारी बीवी को पिला देते थे, जिससे उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती थी। तुम्हारी दीदी ने डॉक्टर को पैसे देकर कहा कि मयंक से कह देना कि उसकी बीवी मर चुकी है और उन लड़कों का आधा चेहरा भी जला दिया था, ताकि कभी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उन्हें पहचान न सको। लड़की के घर वालों ने भी उन्हें अपनाया नहीं था। मौसी सब कुछ मुझे बता चुकी थी। जिस दीदी को मैं माँ समझा, उन्होंने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली थी। अब मैं पत्थर का बन चुका था। मेरी बहन ही मेरी दुश्मन बनी हुई थी। जिन पर मैं अंधा यकीन करता था वही मेरी खुशियाँ छीन लेना चाहती थी। मैं अपनी दोनों बीवियों को अपने साथ लेकर अपने घर आ गया। मैं जैसे घर पहुंचा, मेरी दीदी अपने पति के साथ बैठी चाय पी रही थी और उनका पति कह रहा था, अब हमारा प्लान कामयाब हो ही गया। तुम्हारा पागल भाई देश छोड़कर जा रहा है। उसका टिकट भी कंफर्म हो चुका है। इसके बाद सारा बिजनेस पैसा हमारा होगा, हम ऐश करेंगे। और तभी अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी थी। उनके चेहरे का रंग बदल गया था। मेरी दीदी वह अपनी जगह से उठ गई। मेरी बीबी अभी मेरे साथ ही थी। मैं मेरी दीदी से इसे कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर आपने जो तकलीफ़ इन लड़कियों को दी है वह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं आपको अपनी माँ समझा था। मैंने आप पर सबसे ज़्यादा भरोसे किया और आपने क्या किया? साफ साफ कह देती कि मेरे भाई, मुझे यह सब शानो शौकात चाहिए, सब कुछ चाहिए, मैं सब कुछ आपके नाम कर देता। आपने एक बार घर नाम करने को कहा और अगले दिन मैंने यह घर आपका नाम कर दिया था। दीदी, अगर आप मेरी जान भी मांगती तो वह भी मैं आपको खुशी खुशी दे देता, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता था। आपकी खातिर कुछ भी कर सकता था। मेरी माँ तो कहती थी कि बहनें अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करती है, कभी उनका बुरा नहीं चाहती। माँ के बाद बहन होती है जो सबसे ज़्यादा अपने भाई से प्यार करती है। पर आपने यह सब क्या कर दिया? मैं रो रहा था।
फिर अचानक की गोली की आवाज़ आई थी। मैं फटी फटी आंखों से कभी अपने जीजा जी को और कभी अपने पीछे ज़मीन पर पड़ी अपनी बीवी को देख रहा था। शायद मेरे जीजा जी ने मेरे ऊपर ही निशाना लगाया था और गोली एक बीवी के सीने पर जा लगा था। मेरी दीदी कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि तुम सोच भी नहीं सकते। इससे पहले कि दीदी भी कुछ और कहती पुलिस आ चुकी थी। मौसी ने पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस दोनों को पकड़ कर ले गई। मैं अपनी बीवी को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनकी मौत हो चुकी है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ महीनों के बाद मैं अपनी बीवी के सर्जरी करवाई। अब वह बिल्कुल ठीक हो गई थी। मेरी दीदी और मेरे जीजा जेल में थे। मेरी पहली बीवी मर गई थी और दूसरी बीवी मेरे साथ रह गई थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी, पर अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। मुझे सब धोखेबाज लगते थे। वक्त गुजरता गया। आज जिंदगी रूटीन पर आ गई। जब एक दिन पता चला कि मेरी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती, वह बहुत रोई। उसने बहुत इलाज करवाया और डॉक्टर ने कहा कि वह बांझ है। उसने मुझसे कहा कि आप दूसरी शादी कर लो। मैंने कहा कि मुझे औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं है, इसलिए दोबारा कभी मुझसे शादी का मत कहना। मगर वह औलाद के लिए पागल हो रही थी। जब उसने बहुत जिद की तो मैं शादी कर ली। मुझे अपनी ज़िंदगी अब एक तमाशा लग रही थी। पर शादी की रात मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी, जिससे मेरी शादी हुई थी। वह लड़की मुस्कान थी जिसे मैं मोहब्बत करता था, जो मेरी दीदी की वजह से मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने उससे माफ़ी मांगी थी। मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया तो इत्तेफाक से मेरी पहली बीवी की वह दोस्त थी। मैं अपनी पहली बीवी का बहुत एहसानमंद था, जिसने मेरी मोहब्बत मुझे लौटा दी थी। पर वह नहीं जानती थी जिसे मैं मोहब्बत करता था वह यही लड़की है। जब मैं मुस्कान का घूंघट उठाया तो आंखें झपकाना भूल गया था। मुस्कान भी मुझे देखे जा रही थी। मेरी मोहब्बत, जिसे मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था, आज मेरी बीवी के रूप में मेरे सामने बैठी हुई थी। मुस्कान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। वह कहने लगी, मुझे पता था आपने मुझे कितना ढूंढा है। मुझे आपकी मोहब्बत और तड़प अच्छी तरह पता है। मुझे जितनी मोहब्बत और तड़प आपको मेरे लिए थी, उतनी ही मोहब्बत मुझे आपसे थी। आपकी दीदी के मजबूर करने पर मैं अपनी माँ को लेकर चली गई थी और जो आपकी बीवी है वह मेरी सहेली थी। लेकिन यहाँ से जाने के बाद उससे बातचीत होना बंद हो गई थी। कुछ वक्त पहले मेरी इससे बातचीत होना शुरू हुई थी। मेरी मोहब्बत के बारे में सब कुछ पता था। जब मैंने उसके पति की तस्वीर देखी तो मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े थे और मेरी आंखों में चमकते आंसू देखकर वह सब कुछ समझ चुकी थी और वह मुझे आपसे शादी करने के लिए इजाज़त करने लगी। पहली बीवी के लिए मेरे दिल में प्यार और इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई। वह बहुत अच्छी थी। अब तक उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था और मुस्कान के रूप में मुझे वह खुशी दी थी कि मैं उसका जितना शुक्रिया अदा करता उतना कम था। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ चुकी थी। आज मैं 2 बेटों का बाप हूँ। मेरी दोनों बीबियाँ मिलकर खुशी खुशी मिलकर रहती हैं। हम सब बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।